नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बस्तर दौरा सोमवार को खत्म हुआ। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। रविवार को सीएम बीजापुर के लोहा डोंगरी पहाड़ी पर बीजापुर स्पोर्ट्स अकादमी का अवलोकन करने भी पहुंचे थे। वहां बच्चों को वॉलीबॉल खेलता देख सीएम खुद को रोक नहीं सके और उनके साथ मैदान में उतर आए और वॉलीबॉल खेलने लगे। सीएम बघेल को देखकर उनके साथ मौजूद स्थानीय सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी वॉलीबॉल खेलने लगे। देश भर में सिमटती लोकप्रियता के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस महात्मा गांधी की ओर लौट आई है। अगले 4 दिन पूरी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी गांधी की शरण में होगी। इसके लिए कांग्रेस के 85 प्रमुख नेताओं का एक जत्था आज सुबह महाराष्ट्र के वर्धा स्थित महात्मा गांधी के आश्रम सेवाग्राम के लिए रवाना हुआ। पूरे देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्रदेश की पूरी कार्यकारी इकाई सेवाग्राम में गांधी को करीब से जानने पहुंची है। ये प्रशिक्षण 11 से 14 जनवरी तक चलना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में नेताओं का यह जत्था सुबह राजीव भवन से रवाना हुआ। बसों से रवाना हुए जत्थे में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव भी शामिल हुए। एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया दिल्ली से सीधे वर्धा पहुंच रहे हैं। 4 दिनों के प्रशिक्षण में गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों से लेकर उनके राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। शिविर के दौरान गांधीवादी विचारकों का संवाद होगा। गांधी के विचार और गांधी के ग्राम स्वराज पर विशेष चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ की शीर्ष ब्यूरोक्रेसी में आपातकालीन फेरबदल हुआ है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन कोरोना संक्रमण की वजह से बीमार हैं। उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सहमति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए। जीएडी के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन के स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर होने की वजह से अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ मुख्य सचिव का काम भी संभालेंगे। यह जिम्मेदारी अमिताभ जैन के अवकाश अवधि के दौरान ही प्रभावी रहेगी। बता दें कि 1989 बैच के आईएएस अमिताभ जैन 3 जनवरी को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उसके 2 दिन पहले ही वे दिल्ली से लौटे थे। मंगलवार को सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें रायपुर में एम्स में भर्ती कराया गया। अभी उनका इलाज जारी है। अमिताभ जैन की पत्नी और 2 पारिवारिक सदस्यों की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतर्गत अंतागढ़ क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर राजस्व विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई की। छापेमारी में राजस्व विभाग ने रेत से भरे 9 ट्रैक्टर वाहनों को मौके पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि अंतागढ़ क्षेत्र में जोगी नदी पर 5 हेक्टेयर पर खदान स्वीकृत है। स्वीकृत खदान में भी राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पिटपास प्रस्तुत नहीं किए जाने पर 4 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त कर लिया। खदान संचालक बगैर रॉयल्टी जमा किए अवैध तरीके से रेत परिवहन कर रहा था, जिस पर लगाम कसने के लिए राजस्व विभाग ने ये कार्रवाई की। अभी बहुत दिन से शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर लग के इलीगल माइनिंग हो रहा है, जबकि वहाँ पर एक ऑलरेडी खदान स्वीकृत है। लेकिन एरिया से बाहर गांव के ट्रैक्टर वाले वहाँ से उत्खनन करके परिवहन करते थे। इसकी शिकायत मिली थी। कलेक्टर सर के निर्देश पर वहाँ की राजस्व टीम ने यह कार्रवाई की है और जब्त किया है ट्रैक्टर। जहाँ तक मुझे जानकारी 9 ट्रैक्टर पर कार्रवाई की गई है। हमारे टास्क फोर्स की बैठक की हुई है, जिसमें सभी विभागों के समन्वय से अवैध उत्खनन परिवहन पर कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए हैं। तो सभी ब्लॉकों में जो राजस्व की टीम है, हमारे माइनिंग इंस्पेक्टर हैं, परिवहन। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने माता सीता पर विवादित टिप्पणी की। बनर्जी ने रामायण में वर्णित सीता हरण कांड की तुलना हाथरस रेप केस से की। इस पर सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है।
दरअसल ये तुष्टीकरण की राजनीति जो ममता जी की है मुस्लिमों की, वो उजागर कर दी उनने, और इसलिए फतवा जारी कराया है। ममता जी के पक्ष में या राहुल दावा के पक्ष में जो इटली में आराम कर रहे हैं, इस तरह के फतवों से अब पश्चिम बंगाल प्रभावित होने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर, बंगाल के एक सांसद हैं टीएमसी के कल्याण बनर्जी, सीता माता को लेकर अभद्र टिप्पणी की है उन्होंने। ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान है। जो कल्याण जी ने माता सीता के बारे में इस तरह की टिप्पणी की है, ये भी तुष्टीकरण का अंग है। एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बहुसंख्यक हिंदू के देवताओं को, आराध्यों को अपमानित किया जाता है। अब ताड़का के पक्ष का कोई व्यक्ति होगा तो वो ऐसी टिप्पणी। मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान के अंतर्गत अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए श्री राम राज्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा में महिलाएं केसरिया वस्त्र धारण कर शामिल हुईं। बालिकाओं और महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर नगर में भ्रमण किया। कलश यात्रा में भगवान राम की जीवंत झांकी आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा का जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों और परिवारों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। और आइए आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल की। ये लोग केंद्र सरकार को क्यों नहीं लिखते कि ये 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली थी और लेकिन 24 लाख टन का क्यों दिया, और दिए हैं तो दिसंबर बीतने के बाद जनवरी में क्यों दिए हैं? इतना विलंब करने का कारण क्या है? क्योंकि अब जाके जब जाग मिला है तब तो उसना राइस मिल वालों को आप डीओ काटोगे। आखिर हमारे छत्तीसगढ़ में तो उसना चावल तो खाते नहीं, हमको तो अरवा चावल चाहिए, और उसना की डिमांड यदि नहीं होगी, हम डीओ काट दिए तो फिर उस चावल को होगा क्या? तो ये सब कारण भारतीय जनता पार्टी, इसके पीछे जो कारण है, किसान को या सरकार को यदि परेशानी हो रही है तो उसके पीछे यदि कोई कारण है तो भारतीय जनता पार्टी। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, पिछली धान खरीदी का 4 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो संग्रहण केंद्रों में खराब हो रहा है। यहीं पे ज्वारा भाटा में 3,30,000 मीट्रिक टन धान खराब हो रहा है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि आपको याद होगा कि मार्च महीने में ही लॉकडाउन शुरू हुआ था और उससे सारा जीवन सबका प्रभावित हुआ था। हम सबका जीवन प्रभावित हुआ है। तो हम लोगों को क्यों नहीं समझना चाहिए कि जब सारी चीज बंद हो गया था, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तो राइस मिल क्या उसके लिए अलग से चालू करेंगे क्या? तो सारी चीजें हैं, उन सब चीज को देखना होगा। यदि आज जीडीपी कम हो गया है तो उसके कारण क्या है? भारत सरकार का गलत निर्णय कि आप लॉकडाउन किए, क्यों लॉकडाउन कर दिए? यदि वो सब चीज चलते रहता तो आज बंद क्यों होता? और राइस मिल सब चलती रहती तो धान का उठाव भी होता, मिलिंग भी होते और जमा भी करते। ये तो राजा मारे रोवन न दे, ये स्थिति कुछ पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को रोक लगाना चाहिए कानून पर। इसमें कानून को लेकर के जी उसने प्रस्ताव दिया है कि इस पे जो कानून पास हुआ है उस पर रोक लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये प्रस्ताव, यही बात तो किसान मांग कर रहे हैं। और यदि ये बात उच्चतम न्यायालय में बात हो रही है, हालांकि मैं आप ही माध्यम से सुन रहा हूँ, तो यदि ये कहा है तो हम उसको स्वागत करते हैं और भारत सरकार को तत्काल रोक लगाना चाहिए। ये किसान सम्मान निधि को लेकर जो गतिरोध कई जगह बना हुआ है उसे खत्म किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी अब क्योंकि उन्होंने भी नाम दे दिया है। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? क्या किसान सम्मान निधि के लिए नाम भेजेंगे या फिर से क्या नाम देना है? वहाँ योजना लागू करने से मना कर दी थी। हमारे यहाँ शुरू से लागू है। हमारे यहाँ अभी क्या स्थिति है? कुछ गतिरोध है अभी भी? देखिए, ये लोग तो छोटे छोटे बातों पे सब आंकड़े कम करते जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक बात है। छोटी छोटी जानकारी मांगते हैं और नहीं, वो हर बार नई जानकारी मांग लेते हैं और उसके बाद वो आंकड़े कम हो जाते हैं, तो देना नहीं चाहते लोग। मुंगेली के सड़गड़ी में बड़ी संख्या में आदिवासी आए हैं। उनका कहना है कि वन मंत्री ने वहां बसने के लिए कहा है। विवाद की स्थिति बन रही है। अब वो वन मंत्री से पूछ लिए ना,
अब ऐसे सवाल पूछोगे तो मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ और उतरा हूँ, तत्काल मुझे तब पूछोगे तो मैं कैसे जानकारी? डॉक्टर साहब ने मैं वन मंत्री से बात कर लूंगा। पिछले 15 सालों में बारदाने की कभी दिक्कत नहीं है। आपने ऐलान किया था घोषणा पत्र में कि 2500 रुपए धान का समर्थन मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी का कुछ नहीं किया था ना, तो केंद्र सरकार से उम्मीद लगा के आता। आपने घोषणा की थी, उसके ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। रमन सिंह जी सांसद भी रहे और केंद्रीय मंत्री, हालांकि उसके पास फाइल भी नहीं जाती थी। मूर्खों जैसी बात ना करें। कोई भी काम है वो केंद्र और राज्य सरकार से ही मिलकर होता है। चावल खरीदने का काम उनका है, उनके आदेश से हम लोग चावल खरीद बना के देते हैं। चावल क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, हम समर्थन में लोग घोषित कर रहे हैं। बोनस तो केंद्र सरकार भी देती थी। रोक लगाए हैं वो सही है, ये गलत है। रमन सिंह जी पहले बताए, रमन सिंह जी बताना चाहिए। भारत सरकार ने जो बोनस पे रोक लगाई है वो किसान के विरोध में है कि नहीं है, ये गलत है कि नहीं है? क्योंकि पहले तो यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह के समय में बोनस मिलता था, राज्य सरकारें भी देती थी। और ये जो फैसला है वो गलत है कि नहीं, पहले रमन सिंह बताया। अब बारदाने की कमी, उसके कार्यकाल में अभी कोरोना नहीं हुआ था, फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई थी। उसके बाद भी पुराने पेपर और पुराने आपको क्लिपिंग निकाल के देख लीजिए। बारदाना की कमी के कारण से, तौलाई की कमी के कारण से, धान उठाव की कमी के कारण से, पेमेंट के कारण से कितने आंदोलन हुए हैं। रमन सिंह जी पुराना निकाल के दे दे, नहीं तो मैं बता देता हूं। और वो जो नहीं कर पाए थे उस समय, कोरोना नहीं होते हुए भी सारी अव्यवस्थाएं थी, तो उसके लिए क्या माफी मांगेंगे रमन सिंह जी? चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जनपद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। जनपद में जतारा पंचायत में प्रदेश सरकार की योजनाएं केवल कागज और जनपद पंचायत के अफसरों की गाड़ियों की शोभा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वहीं भोली भाली मासूम जनता अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर बार छोड़कर दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों की तरफ पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिले की पंचायत में जतारा में 1 करोड़ 45 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। मामला में आला अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए चुप्पी साधे नजर आए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह गौड़ ने कहा कि जो भी आला अधिकारी इस मामले में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी बेगुनाह लोग इस मामले में फंसे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। नहीं, इस मामले में जितने भी लोग हैं दोषी, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है और ये पैसे की लूट खसूट जो हुई है उसमें छोटी छोटी मछलियां तो अभी पकड़ी गई हैं, लेकिन बड़ी मछलियां पकड़ना भी बाकी है। प्रशासन से मेरी मांग है कि वो निश्चित तौर पर इसमें जो भी दोषी बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जैसे जनपद पंचायत सीओ भी इस मामले में लिप्त हैं, घोटाले में लिप्त हैं, इनके सिग्नेचर के द्वारा ही ये पैसा निकाला गया है, लेकिन ये आज भी अपने पद पर बैठे हुए हैं। नहीं, जो भी जनपद सीओ हों या जो भी बड़े अधिकारी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक मिसाल बननी चाहिए कि यदि आप जनता का पैसा खाते हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। छोटे छोटे लोगों की कार्रवाई करने से। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011
45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ਸਾਲ 2020 ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 16000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸਮੇਤ 50000 ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਬਰਕਰਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना वायरस का टीकाकरण शुरू होगा। यूपी इससे पहले अपनी तैयारियां फुल प्रूफ करने में जुटा हुआ है। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार और प्रदेश किस तरह से तैयार है, इस बारे में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी साझा की। कोई बात नहीं हो सकती है कि स्वदेशी वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों के कठोर साधना और परिश्रम के परिणाम स्वरूप तैयार हो गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ आज चर्चा भी करने वाले हैं। जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो और वैक्सीन उपलब्धता की एक उचित व्यवस्था बनाई जा रही है। ड्राई रन 1, 2 आज 3 भी हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश चूँकि देश के अंदर जो राज्य हैं उन राज्यों की तुलना में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी के समय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कार्य किया था, उसी प्रकार से वैक्सीन भी लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हो, उसकी तैयारी पूरी है और हम लोगों को वैक्सीन जो भारत सरकार की गाइडलाइन होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ हुई बैठक के बाद देश भर में वैक्सीनेशन के लिए आगामी 16 जनवरी की तारीख तय कर दी गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर अपनी तैयारियां पूरी तरह से तेज कर दी हैं। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हर प्रकार से कोरोना को रोकने में, कोरोना के फैलाव को सीमित करने में और मृत्यु दर कम करने में उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज निश्चित रूप से आगे की जो कार्य योजना है उसके तहत आज संपूर्ण तैयारी जो है वो की जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी कई जगह देखने भी जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी वैक्सीनेशन होना प्रस्तावित है वो सुचारू रूप से हो, उसमें किसी प्रकार का। यूपी में 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण से पहले सोमवार यानी 11 जनवरी को वैक्सीन का तीसरा और फाइनल ड्राई रन हुआ। इसके पीछे की मंशा यही है कि वैक्सीनेशन से पहले अगर कोई खामी सामने आती है तो उसे समय रहते दूर किया जा सके। आज पूरे प्रदेश में 1500 केंद्रों पर टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर DS नेगी की ओर से सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह पूर्वाभ्यास की पुख्ता तैयारी करें। हर टीकाकरण केंद्र पर 3 कमरे बनाए गए। पहले कमरे में लाभार्थियों का सत्यापन किया गया, दूसरे कमरे में कोरोना टीका लगाने की प्रैक्टिस हुई और तीसरे कमरे में लाभार्थियों को आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में बैठाने की व्यवस्था की गई। राजधानी लखनऊ में होने वाले ड्राई रन को लेकर जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि राजधानी में 61 केंद्रों के 200 बूथ पर ड्राई रन किया गया। 1500 कर्मचारियों को ड्राई रन में लगाया गया। लखनऊ में पहले दिन 20,000 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। 4 तलों पर बूथ्स बनाए गए हैं जो हमारे बने हुए हैं। इसमें टोटल 34 बूथ्स हैं। हर फ्लोर पे अलग अलग व्यवस्था रखी गई है। जो बेनिफिशरी जहाँ के रहेंगे, जब एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा तो उनका ऑटो SMS भी उसमें चला जाएगा और उनको पता रहेगा कि हमारा केंद्र कौन है और हमारा बूथ कौन सा है और किस सेशन वाले डे हमारा वैक्सीनेशन होगा। इसमें एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसको क्रमशः फॉलो भी किया जा रहा है 100%। सबसे पहला है प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन, जिसमें हमारी पुलिस की जो टीम रहती है उसके द्वारा वेरिफिकेशन वहाँ किया जाता है, कांस्टेबल होमगार्ड के द्वारा। सेकेंड स्टेप होता है वो वेटिंग एरिया में आ जाते हैं अपने संबंधित बूथ के। उस वेटिंग एरिया में वो रहते हैं, वहाँ से फिर क्रमबद्ध तरीके से वो वैक्सीनेशन काउंटर जो पॉइंट है वहाँ पे पहुँचते हैं, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। वहाँ पे उनका ऑनलाइन अपलोडिंग एंड वेरिफिकेशन के बाद वैक्सीनेशन होता है। एंड फिर चौथा बहुत इंपॉर्टेंट अंग है ऑब्जर्वेशन रूम,
यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में बैठना होता है, जहाँ पे हमारे मेडिकल स्टाफ भी हैं, और आखिरी स्टेप जो रहेगा ऑब्जर्वेशन रूम के बाद आराम से अपने घर जा सकते हैं। और इन द केस ऑफ इमरजेंसीज हमने AEFI की जो 100% प्रोटोकॉल और मानक है उसके अनुरूप व्यवस्था भी सुनिश्चित की हुई है। राजनीतिक गलियारों में उस समय चर्चा का माहौल गर्म हो गया जब 4 निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ दोपहर का भोजन किया। इस चर्चा का विषय यह नहीं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्दलीय विधायकों के साथ दोपहर का भोजन किया। इसमें खास बात यह है कि ये कार्यक्रम रानिया से निर्दलीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला के सरकारी निवास स्थान पर रखा गया था। जब इस विषय पर सभी विधायकों से ANB न्यूज ने बात की तो सभी का ये कहना था कि यह आम कार्यक्रम था जिसमें सभी ने भोजन का लुत्फ उठाया और परिवार की तरह चर्चा की। मुख्यमंत्री ने क्या ओकेजन था या जो इस ओकेजन पर किस तरह की चर्चा हुई? देखिए, हम सारे इलेक्टेड MLAs हैं और हमारे CM साहब भी पहले MLA फिर चीफ मिनिस्टर हैं। बैठ के बातें होती है तो सब तरह की बातें होती हैं, खाने की भी बातें हुई, हल्के की बातें हुई, राजनीतिक बातें भी, सब बातें हुई है कि ऐसा नहीं हुआ, पर कोई विशेष प्लान्ड वे में ऐसा नहीं था कि इस सब्जेक्ट पे या कोई एजेंडा फिक्स था कि इस पे चर्चा करेंगे। जनरल बातें थी। अच्छा, बैठ के खाना खाया, घंटा सवा घंटा सब ने एंजॉय करा, हमारा खाली यही था। अमूमन सर परिवार के जब 4 सदस्य भी बैठते हैं तो चर्चा होती है, घर परिवार की होती है या बाहर बिजनेस की होती है, तो कोई राजनीतिक चर्चा भी इस जो लंच के दौरान हुआ? जैसे मेरा डिपार्टमेंट था कि बिजली का क्या है, मैं कहने का जी ये हमारी आ रही है, अभी 12,000 मेगावाट है, हमारी दिन में 3-3,500 खपत होती है, रात को 6,500 होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ऐसे ही दूसरे MLA के कहीं जो था वो भी चर्चा कर दिया। तो इस तरीके की जनरल बातें हुई। MLA के अपने के तुम्हें कोई आपने कोई हल्के में शिकायत वो सब ठीक चल रहा है, तो इस तरीके की एक रिव्यू हो गई थी बातें, और वो जनरल जो मौके पे जैसे जिसने जो सलाह करी उसी पे चर्चा हो गया। किसान आंदोलन चल रहा है सर, किसान आंदोलन लंबा खिंच रहा है। कल की घटना आपने भी देखी होगी कि इस घटना को या इस आंदोलन को किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बार इतना बड़ा एक आंदोलन उठा है और वहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें समझदार लोग भी हैं, सब गए हैं, सबकी बैकग्राउंड है, और सब ने जाके प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत बड़ा दिल रखा है कि कभी पार्लियामेंट की इतनी बड़ी कमेटी आज तक कभी भी किसी, मैंने टिकैत साहब के भी आंदोलन देखे, मैंने दूसरे भी देखे, इतनी लिबर्टी किसी ने नहीं दी कि सब जगह बैठे हैं, दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट उन्हें बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करी है, सबका रहने का, खाने का पूरा जो इंतजाम होता है, जो सरकार की जिम्मेदारी है वो कर रहे हैं, जो उनका अपना है वो कर रहे हैं। लोग संस्थाएं भी बहुत लगी हैं, और इस मामले में मैं समझता हूँ 8 राउंड टॉक्स हो गई, और मैं नहीं कह रहा, मंत्री जी भी कह रहे हैं, तोमर साहब का भी बयान था, और सारे किसान लीडर का भी जो गए थे उन सब का मैंने इंडिविजुअली सुना आपके चैनल पे ही। वो सारे ये कह रहे हैं कि 50% बातों पे हमारी सहमति हो गई, और 1-2 जो है उस पर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि इस 9वें राउंड में सारी बातें हो जानी चाहिए। हम सारी किसान बैकग्राउंड से, हम भी चाहेंगे, हम सबसे ज़्यादा वी विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। हरियाणा में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 16 जनवरी को शुरू होगी। CM मनोहर लाल ने घोषणा की है कि गरीब परिवारों को वैक्सीन निःशुल्क दी जाएगी। लोग सहयोग करेंगे तो अन्य के लिए सब्सिडाइज भी हो सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अन्य लोगों को वैक्सीन पर सब्सिडी मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग के ACS राजीव अरोड़ा ने पहले चरण में करीब 6 लाख डोज आने की संभावना जताई थी। हालांकि इसे लेकर 1-2 दिन में स्थिति साफ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि का जनता से ज्यादा संपर्क रहता है, इसलिए उनको भी पहले चरण में वैक्सीन देने की सिफारिश की थी। वैसे भी ज्यादातर 50 वर्ष की उम्र की कैटेगरी में आ जाएंगे तो वैक्सीन लग ही जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि राज्य में 67 लाख लोगों को वैक्सीन देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर को वैक्सीन देने के लिए 107 सेशन साइट रहेंगी, इन्हें बढ़ाकर 700 किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 659 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। सभी जिलों में 22 इंसुलेटेड वैक्सीन वैन उपलब्ध रहेंगी। यूपी के वाराणसी में कोरोना टीकाकरण को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। टीका लगाने का काम शुरू होने में बस 5 दिन का समय बचा है। ऐसे में केंद्रों के साथ ही अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है। कोरोना जांच की तरह ही टीकाकरण अभियान भी सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर सिगरा से निगरानी की जाएगी। टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू होने पर पहले चरण में 18,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाना है।
दूसरे में सरकारी कर्मचारियों और तीसरे चरण में जन सामान्य को लगाए जाने वाले टीके की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई हैं। टीका लगने के बाद इसके दुष्प्रभाव से निपटने पर एक विशेष टीम का गठन किया गया है। व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी है, हमारी सिस्टर भी बड़ी सेफ होके वो की हैं और टीका लगने में कुछ ऐसा कुछ अलग सा नहीं है कि आपको आधे घंटे के लिए बैठा दिया जाए और लगा दिया जाए, नर्वस हो आप। नॉर्मल से जैसे वैक्सीन सब लगती है वैसे ही लगा है और उसके बाद लगने के बाद भी वही नॉर्मल सी फील है, कुछ अलग से नहीं कि घबराहट हो रहा हो, अंदर डर बना हो कि मेरे अभी क्या होगा। टीका लगाने के समय पहले तो जो भी सेफ्टी है हमको भी रखा गया और सिस्टर को भी, उसके बाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।